मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे ग्रुप में, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हमें डिस्कस करना है। टोटल 5 क्वेश्चन थे, हैं 4 ही, वो क्वेश्चन नंबर 5 तक डला हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं बस एंट्री बोलते जा रहा हूँ कि रूल बना के बताऊं, चेक कर लो, फिर जो एंट्री गलत होगी उसको अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो एंट्री बोलते जा रहा हूँ मैं, चेक करते जाना, जो रॉन्ग है उसको भी रॉन्ग कर लो और उसके पास करेक्ट एंट्री लिख लेना, फिर जो एंट्री समझ में नहीं आई है अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहली थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 9500, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 9500। सेकंड एंट्री रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 5000 रुपए। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1200। पेड रामावतार, रामावतार को पैसे दिए, रामावतार अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। बॉट फर्नीचर फ्रॉम श्याम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 में कोई डाउट? सिंपल था बहुत, ठीक है। सोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपए। सेकंड परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 6,000 रुपए। फिर था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए ये? 5,000, ठीक। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,500। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। और वेजेस टू कैश 100। रेंट टू कैश 1,200। सैलरी टू कैश 2,800। एंड लास्ट वन इज मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 600। सही है सारी? कोई डाउट किसी में? आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। कैश अकाउंट, सॉरी, कैश पेड इनटू बैंक ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2,100। पोस्टेज स्टाम्प डेबिट टू कैश कितने रुपए? 10 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 750। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बनर्जी ब्रोस 500। महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र 500। बनर्जी ब्रोस अकाउंट डेबिट टू बैंक 500। रमेश इन कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 700। परचेज अकाउंट डेबिट टू एस सेठ एंड ब्रदर्स 2,250। फिर उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 350। पी प्रकाश डेबिट टू सेल्स 250। सैलरी टू कैश 550। रेंट टू कैश 100। सही थी सारी? नरेश इंट्रोड्यूस कैपिटल थ्रू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 75,000 रुपए। करंट अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 46,500। लोन लिया इन्होंने बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, ठीक है। परचेज किया है और चेक से पेमेंट किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इसने 1,050 निकाले और ऑफिस यूज के लिए 7,400। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सॉरी, पर्सनल, हाँ, पर्सनल एक्सपेंसेस वाले क्या लिख लोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1050। कैश अकाउंट डेबिट 7,400 टू बैंक 8,450, ठीक है। परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट खर्चा है ना, पेंसिल चाहिए इसकी, फिर उसके बाद गुड सोल्ड टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू, नहीं लेकिन उसने पैसे दे दिए, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए हम, तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और बैंक चार्जेस पेड है तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक भी। कोई परेशानी? बढ़े आगे।
देखो बिल्कुल बेसिक वाली एंट्रीज मैंने आप लोगों को समझाई थी उस दिन, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अपन उसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और बताता हूँ। मान लो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारा जो स्टॉक है, ये स्टॉक के इंक्रीज या डिक्रीज होने के चार रीजन होते हैं। कौन कौन से? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसमें राइटिंग सही नहीं आ रही यार। स्टॉक के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कितने रीजन थे? चार रीजन थे। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है। ब्लैक कलर का नहीं है। ठीक है। लेकिन कई बार कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक आपका डिक्रीज हो। ठीक है। अब इसमें से स्टॉक के इंक्रीज होने के कौन कौन से रीजन हुए? एक तो परचेज, माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा। एक आपने बेचा था वो वापस आया तो स्टॉक बढ़ेगा, सेल्स रिटर्न। ये दोनों की वजह से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। और सेल और परचेज रिटर्न की वजह से स्टॉक डिक्रीज होगा। भाई आपने माल बेचा तो आपके गोडाउन या दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है। या आपने परचेज रिटर्न किया, जिससे माल खरीदा था उसको वापस कर दिया, तब भी आपके गोडाउन या दुकान से माल कम होगा। ठीक है। लेकिन कई बार रीजंस होते हैं जब अदर देन सेल और परचेज रिटर्न आपका स्टॉक डिक्रीज होता है। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। उस पे भी आ रहा है भाई एक एक करके। मान लेते हैं 10,000 रुपए का माल इस महीने आपने चैरिटी में दे दिया। ठीक है। चैरिटी में जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी किराना की दुकान है। अब जिस गली में आपकी दुकान है वहीं पे भंडारा है। ठीक है। वो भंडारे वाले आ गए, रसीद लेके बोले कि भैया 2 तेल के डब्बे देने पड़ेंगे, है ना, नहीं तो कल से दुकान मत खोलना। अब आपने उनको 2 तेल के डब्बे दे दिए। सपोज उनकी कॉस्ट थी 10,000 रुपए। ठीक है। अब जैसे ही मैंने माल दिया तो क्या मेरी दुकान या गोडाउन से स्टॉक कम हो गया? स्टॉक तो गया। लेकिन क्या मैंने माल बेचा है? नहीं। क्या मैंने परचेज रिटर्न किया है? नहीं। तो अदर देन सेल और परचेज रिटर्न मेरा स्टॉक डिक्रीज हो गया। क्यों? ड्यू टू चैरिटी। ठीक है। अब चैरिटी मेरा खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट तो मैंने डेबिट कर दिया, है ना। और मेरे पास से स्टॉक डिक्रीज हुआ, तो जब भी अदर देन सेल और परचेज रिटर्न स्टॉक डिक्रीज होगा, मैं परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करूंगा। क्योंकि ये मैं माल जब मैं लेकर आया था तो मैंने कौन से अकाउंट में लिख रखा था इसको? परचेज में। तो परचेज से ही सीधा उसको हटा दूंगा, क्योंकि हम इसको कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मजे नहीं आ रहे यार इस पे लिखने में। लेट चल रही है थोड़ी, अटक अटक के चल रही है, लाइन भी सीधी नहीं हो रही है। ठीक है। चलो क्लियर। पहली एंट्री क्या थी? वही गुड्स गिवन है चैरिटी, आपने चैरिटी में माल दे दिया। ठीक है। अब आपके पास स्टॉक गया, लेकिन स्टॉक का रीजन सेल या परचेज रिटर्न नहीं था। ठीक है। और आप क्या, अदर दिन सेल और परचेज रिटर्न, जब भी स्टॉक डिक्रीज होगा हम क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज अकाउंट। इसका एक और एग्जांपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है। मान लेते हैं 50,000 की वैल्यू का माल आपने एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? कई बार हम फ्री सैंपल में माल बांटते हैं जनरली जब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जो कस्टमर यूज करेगा तो उसको समझ में आएगा इस तरह का प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमकीन का बिजनेस चालू किया। ठीक है। अब आपने सोचा यार हमारी नमकीन हमने लॉन्च तो कर दी, लेकिन तब तक बिकेगी नहीं जब तक कस्टमर खरीद के टेस्ट नहीं करेगा। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी क्वालिटी पे, अपने टेस्ट पे। अब आपने बोला यार कस्टमर को टेस्ट तो करवानी पड़ेगी, है ना। तो आपने क्या किया, 250-250 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनवाए। ठीक है। आपने आपके रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को सब जगह 5-5, 10-10 पैकेट बंटवा दिए। आपके आसपास 10 किलोमीटर की रेंज में जितनी किराना की दुकान थी, जनरल स्टोर थे, सब जगह आपने 10-10, 20-20 पैकेट रखवा दिए। बोले जो भी कस्टमर आए अगर आपसे नमकीन मांगे तो एक बार हमारी नमकीन जरूर टेस्ट करवाना, और फिर अगर आपको फ्यूचर में ऑर्डर लगे तो जरूर बताना। समझ में आया? ऐसा करके आपने एज अ फ्री सैंपल कितने का माल बांट दिया? 50 का। ठीक है। होता है ऐसा, बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है। अभी मेरा एक दोस्त था, उसने ना दूध का मसाला मैन्युफैक्चर करना चालू किया।
ठीक है, दूध का मसाला कि दूध में डाल के पियो तो दूध थोड़ा टेस्टी लगेगा बच्चों को और जिनको भाता नहीं उनके लिए, ठीक है। तो अब जैसे चाय का मसाला था ऐसे उसने दूध का मसाला बनाया, तो उसने भी ऐसे गिफ्ट हैम्पर में पैक किए मसाले, है ना, और हम सब दोस्तों को उसने दो दो पैकेट करके बांट दिए, उसके जितने रिश्तेदार थे उनको बांट दिए, उसकी जान पहचान की जो दुकान वाले थे वहां पे 10-10 पैकेट रखवा दिए उसने, ऐसा करके, समझ में आया? तो कई बार हमारे बिजनेस का नेचर ऐसा होता है जब हमें फ्री सैंपल में माल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने 50,000 रुपए की वैल्यू का माल फ्री में बांट दिया, तो मेरे पास से स्टॉक तो गया, लेकिन क्या ये स्टॉक के जाने का रीजन सेल या परचेज रिटर्न था? नहीं। तो इस केस में मेरा खर्चा हुआ, इसको किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और स्टॉक डिक्रीज हुआ तो स्टॉक को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्रेडिट कौन सा अकाउंट करूंगा इस बार? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू परचेज अकाउंट, ठीक है। आप ये फ्री सैंपल की जगह एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसमें लाइन खींचने का स्केल दिख रहा है, बहुत सारे जो ऐप में स्केल रहता है, मेरे हिसाब से वो वाला है इसमें इंस्टॉल कर लेंगे जो नोट वन या पता नहीं क्या था, तो काम हो जाएगा ना, ये ऐप की वजह से हो रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं goods withdrawn by owner for his personal यूज, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए माल निकाला, मान लेते हैं 15,000 की वैल्यू का, ठीक है। हो सकता है ऐसा, भाई अपनी खुद की किराना की दुकान थी, ठीक है, उसने अपने घर पे किराना खत्म हो गया तो अपनी दुकान से लेके आया, ठीक है। मान लेते 15,000 की वैल्यू का माल वो दुकान से निकाल के लाया, ठीक है। दुकान से स्टॉक कम हुआ, लेकिन ना तो उसने माल बेचा है ना ही परचेज रिटर्न किया, वो तो खुद के यूज के लिए निकाल के ले आया, ठीक है। तो स्टॉक कम हुआ, ठीक है। अब पर्सनल यूज के लिए लिया तो उस खर्चे को क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और स्टॉक डिक्रीज हुआ उसके लिए क्या कर देंगे? टू परचेज अकाउंट। थोड़ा सा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेना अभी, हाथ जम नहीं रहा है इस पे एकदम से, ठीक है। चलो नीचे सरकेगा, अरे इसने तो दो रेखाएं खींच दी तो नीचे कैसे जाएगा? और पुराना वाला गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जाएगा, है ना, ठीक है। 3 एंट्री लिख ली थी, और आगे बढ़ते फोर्थ एंट्री पे, ठीक है। गुड्स लॉस बाय फायर, आपके गोडाउन में आग लग गई, रात में 1 लाख रुपए का माल जल के नष्ट हो गया, ठीक है। चलो स्टॉक गया, भाई दुकान या गोडाउन से स्टॉक तो चले गया, ना तो हमने बेचा ना ही परचेज रिटर्न किया। अब इस नुकसान को किस नाम से लिखोगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और स्टॉक डिक्रीज हुआ उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर देंगे? परचेज अकाउंट। तो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ और 1 लाख रुपए का स्टॉक गया, ठीक है। अब ये जो लॉस बाय फायर है, इसमें 2-3 सिचुएशन हो सकती है, उसको भी पढ़ लेते हैं अपन, लगे हाथ, ठीक है। क्या हो सकता है? मान लो आपने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवा ही नहीं रखा है, ठीक है। अगर आपने इस गुड्स का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो पहली एंट्री तो होनी है, मान लो ये ए पार्ट है एंट्री का, ठीक है। इस पार्ट में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, स्टॉक तो डिक्रीज करना ही है, चाहे आपने इंश्योरेंस करवाया है चाहे आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया, स्टॉक तो डिक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो ये पूरा की पूरा लॉस जो 1 लाख रुपए का हुआ, ये लॉस कौन बियर करेगा? हम, ऑनर ही बियर करेगा, ठीक है। और जो हमारा लॉस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? तो मेरा जो लॉस है उसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ पी एंड एल में, तो एंट्री क्या हो जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। समझ में आया? ठीक है भाई, मेरा जो लॉस था उसे मैं एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफर करूंगा? पी एंड एल में। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, और यहाँ पे जो लॉस बाय फायर का अकाउंट हमने 1 लाख रुपए से ओपन किया था, ये अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स मैं उसे क्रेडिट करके क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। कोई कंफ्यूजन?
अब मान लो अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, इफ गुड्स इज इंश्योर्ड, अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, पहली एंट्री तो वही होगी आपका स्टॉक डिक्रीज होने की, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं है भाई। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना रुपया, 1 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड एंट्री, क्या अब ये लॉस मेरा है? बोलो। नहीं। अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है तो मैं लॉस किससे क्लेम करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से। अब मैं क्यों बियर करूंगा? ठीक है। तो जब मेरा खर्चा था तो मैंने इसको कहाँ डाला था? पीएनएल में। अब ये लॉस कौन बियर करने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। तो मैं क्लेम किससे करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगली एंट्री हो जाएगी अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ये 1 लाख रुपए में किसके नाम से लिख दूंगा? इंश्योरेंस कंपनी। भाई मेरा लॉस था तो मैंने पीएनएल में डाला था, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट ओपन कर दिया, इधर भी लॉस बाय फायर को क्रेडिट करके लॉस किया था, इधर भी लॉस बाय फायर को क्रेडिट करके लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपया लेना है। दैट मीन इंश्योरेंस कंपनी मेरी असेट्स हो गई, ठीक है। जिससे मुझे पैसा लेना है वो मेरी असेट्स, तो इससे मुझे पैसा लेना था, तो असेट्स इंक्रीज हुई तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। और लॉस बाय फायर के अकाउंट को मैंने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया। कोई परेशानी? चलो अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया और मुझे पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। तो जिस दिन मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव होगा, एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया, ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट मैंने ओपन किया था वो अब क्लोज हो जाएगा। क्लोज क्यों हो जाएगा सोचो? क्योंकि पैसा मिल गया। जब उससे पैसा लेना था तो असेट्स इंक्रीज हुई थी तो मैंने उसका अकाउंट डेबिट किया था, अभी पैसा मिल गया तो मेरी असेट्स डिक्रीज हो गई, तो क्रेडिट करके उसको क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है क्या? हाँ, कि इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। अब पूरा क्लेम अगर एक्सेप्ट नहीं भी किया तो पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम ही रहेगी भाई। आपके लॉस बाय फायर से स्टॉक को डिक्रीज करने की, स्टॉक कितने का गया? 1 लाख का, तो लॉस बाय फायर टू परचेज सेम। सेकंड एंट्री की बात करते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे क्लेम करना है कितना रुपया? 1 लाख रुपया। एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, ठीक है। अमाउंट मान लेते हैं 80% क्लेम एक्सेप्ट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा 80,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया, 1 लाख का 80% कितना हो गया? 80,000। तो यहाँ पर मैं एंट्री क्या करूंगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। बोलो अमाउंट। नहीं, पूरा 1 लाख। समझ में आया? समझो बात को ध्यान से। जब आप क्लेम करोगे तब आपको थोड़ी ना पता कि इंश्योरेंस कंपनी 80% ही क्लेम देगी, ठीक है। और आप सामने से क्यों 80,000 मांगोगे? ये एंट्री किसकी है? क्लेम करने की। हमारा नुकसान हुआ 1 लाख का, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख रुपए क्लेम करेंगे कि सामने से ही बोलेंगे कि चलो हमें 80,000 रुपए दे दो? नहीं, हम तो पूरा 1 लाख मांगेंगे। तो क्लेम करने की एंट्री भी सेम टू सेम वही रहेगी जो यहाँ पर थी, ठीक है। लेकिन अब जब बात पैसा रिसीव करने की आएगी तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला? हम तो 80% पैसा देंगे भैया, ठीक है। चलो, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 80,000 से। 1 लाख में से 80,000 मिले। अब पैसा मिल गया तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट कितने से होगा? 1 लाख से, क्योंकि हमें उससे लेना था 1 लाख, तो हमने उसका अकाउंट ओपन किया था 1 लाख से, ठीक है। पैसा मिल गया तो उसका अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ेगा कितने से? है ना भाई? अगर मैं 80,000 से क्लोज करूंगा तो अभी भी इंश्योरेंस कंपनी का डेबिट बैलेंस कितना दिखेगा? 20,000। 1 लाख से डेबिट किया, क्रेडिट अगर 80,000 किया तो डेबिट में अभी भी बैलेंस दिख रहा है 20,000। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से अभी भी मैं 20,000 रुपए मांगता हूँ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि भैया हम तो 80% ही पैसा देंगे, तो बचे हुए 20,000 रुपए बाद में देगी क्या? नहीं देगी। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को बुक से पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख से। अब 1 लाख में से 80,000 तो हमें मिल गया, 20,000 का लॉस किसका? हमारा। और जो हमारा लॉस था उसको हमने कौन से अकाउंट में लिखा था? तो यहाँ पर पी एंड एल के नाम से आप लिख दोगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और आपका लॉस कितना लिख लोगे? 20,000। समझ में? कोई कंफ्यूजन? चलो लिख लो ये सारी एंट्रीज यहाँ से।
और केसेस डिस्कस करते हैं हम रिलेटेड टू डेटर्स। डेटर्स कौन, जिनको हमने उधार में माल बेचा और जिनसे पैसा मिल गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, जैसे पहली एंट्री में आप लोगों के सामने लेता हूँ। मान लो आपने माल बेचा मोहन को, गुड्स सोल्ड टू मोहन, ठीक है। मान लेते हैं हमने मोहन को माल बेचा 10,000 रुपए का, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी मोहन को माल बेचने की, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री क्यों बनी, क्योंकि जिसको हमने माल बेचा उधार में वो हमारा कौन है, डेटर। डेटर, ठीक है। डेटर हमारे बिजनेस की असेट्स है और असेट्स इंक्रीज हुई तो क्या होगा, डेबिट। और स्टॉक डिक्रीज हुआ तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बोलो कोई परेशानी। चलो अब क्या हो सकता है, मोहन आया और अपने को पैसे दे दिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से अपने को पैसा मिल गया, ठीक है। मान लेते 10,000 रुपए, ठीक है। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और मोहन हमारा डेटर था, अब हमारा मोहन डेटर आ गया नहीं, तो मोहन के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से, ठीक है। तो मोहन हमारी बुक से राइट ऑफ हो गया। बोलो कोई परेशानी, ठीक है। ये दिख रहा है ना सबको, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि वो बार बार पेज पलटने वाला लफड़ा नहीं हो, ठीक है। चलो पेज नंबर 3, एंट्री नंबर 3, ठीक है। मान लो चेक मिला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹10,000, ठीक है। तो अब इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, चेक मिला तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। और मोहन अब मेरा डेटर नहीं रहा, तो मोहन को मैंने राइट ऑफ कर दिया, कितने से, 10,000 से। बैंक में 10,000 आए, 10,000 रुपए डेबिट मार दिए। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ। फोर्थ में दो एंट्री लिखी है, लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन ₹10,000, ठीक है। लेकिन फिर कुछ एंट्रीज के बाद एक और एंट्री दी है, जो बोल रही है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन नाउ डिपोजिटेड इनटू बैंक, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री लिखी थी, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन, तो हमने क्या माना था, बैंक में पैसा आया और मोहन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो एंट्री दिख रही है, मान लो ये 5 तारीख की एंट्री जो बोल रही है मोहन से चेक मिला, फिर 8 तारीख वाली एंट्री बोल रही है कि आज हमने मोहन का चेक जमा करवाया, मतलब जिस दिन आपको चेक मिला आपने बैंक में डाला होगा क्या, भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, तो मैंने इस दिन मान लिया था कि बैंक में पैसा आया, बैंक इंक्रीज हुआ और डेटर डिक्रीज हुए, तो बैंक इंक्रीज हुआ डेबिट कर दिया, डेटर डिक्रीज हुए तो क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि चेक मिला, ठीक है, लेकिन डिपॉजिट तो भैया 8 तारीख को हो रहा है, तो बताओ इस दिन क्या आपका बैंक इंक्रीज हुआ है, बैंक इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन क्या इस दिन डेटर डिक्रीज हो गए, डेटर तो डिक्रीज हो गए, तो डेटर को तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा टू मोहन करके। मोहन को राइट ऑफ कर दिया मैंने, कितने रुपए से, 10,000 से। लेकिन डेबिट किसको करूं, तो अब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। समझ में आया, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि इस दिन बैंक में पैसा आया ही नहीं, अभी तो अपने को सिर्फ चेक मिला। अब जिस दिन आप चेक जमा करवा के आओगे उस दिन बैंक में पैसा आ गया है ना, बैंक इंक्रीज हुआ, लेकिन वापस से डेटर डिक्रीज होंगे क्या, डेटर को तो हम ऑलरेडी डिक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। तो बैंक इंक्रीज हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और जो चेक इन हैंड का अकाउंट आपने ओपन किया था वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड, कितने रुपए, 10,000। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंट्री ये दोनों, ये और ये, इस एंट्री का इफेक्ट सेम ही है, देखो चेक इन हैंड डेबिट होके चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, तो चेक इन हैंड टू कैंसिल, ठीक है। क्रेडिट में कौन बचा, मोहन, डेबिट में कौन बचा, बैंक, तो एंट्री का इफेक्ट वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि मोहन किसी और दिन क्रेडिट हो रहा है और बैंक किसी और दिन डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे दोनों चीजें सेम डे हुई थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों एंट्रीज में। और आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 5, ठीक है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन
मोहन से हमें जो चेक मिला वो बाउंस हो गया, ठीक है। अब अगर चेक बाउंस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने बैंक के अंदर पैसा बढ़ाया था वो आया क्या, नहीं आया। तो आपने दोनों केस में हमने क्या किया, बैंक को बढ़ाया, ठीक है। अगर चेक बाउंस हो गया तो जो आपने बैंक बढ़ाया था उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मोहन को मैंने बुक से हटा दिया था क्योंकि वो मेरा डेटर नहीं था। अब उसका चेक बाउंस हो गया तो 10,000 रुपये अपन वापस उससे मांगते, मतलब मोहन वापस से मेरा कौन बन गया, तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो डेटर इंक्रीज हुए, मोहन अकाउंट डेबिट, और बैंक डिक्रीज हुआ तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया। तो जब भी चेक डिसऑनर होगा तो जो डिपॉजिट करने की एंट्री होती है उसी की रिवर्स एंट्री होती है किस केस में, डिसऑनर में। डिपॉजिट करने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी चेक डिसऑनर होने की, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो कोई कंफ्यूजन, चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिसीव्ड ₹9,000 फ्रॉम मोहन ऑन हिज अकाउंट, क्या बोल रहा है, रिसीव्ड 9,000 फ्रॉम मोहन ऑन हिज अकाउंट, ठीक है। मोहन से हमें कितना रुपया मिला, 9,000 रुपया मिला, ठीक है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना रुपया, 9,000 रुपये। समझ में आया भैया, उसने अभी अपने को 9,000 रुपये दिए तो 9,000 रुपये रिसीव करने की एंट्री कर दो। और ऑन हिज अकाउंट लिखा है, मतलब ये कौन से अकाउंट की बात हो रही है, मोहन के अकाउंट की, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिज अकाउंट में किसकी बात हो रही है, मोहन के अकाउंट की। भैया मोहन के अकाउंट का जो बैलेंस था बताओ कितना था, 10,000, उसमें से अभी हमें कितना मिला, 9,000। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड ₹9,000 फ्रॉम मोहन ऑन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है। मोहन के अकाउंट का बैलेंस कितना था, 10,000, उसमें से मिले कितने, 9,000। लेकिन इस बार उसने क्या बोला, फुल सेटलमेंट में, मतलब बचे हुए पैसे मोहन देने वाला नहीं है, कितने, 1,000 रुपए, ठीक है। चलो अब पैसा दिया तो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ कितना, 9,000। भाई कैश तो 9,000 ही आया ना। रिसीव्ड कितना लिखा, 9,000 फ्रॉम मोहन ऑन इट्स फुल सेटलमेंट, ठीक है। तो कैश आया हमारे पास 9,000, ठीक है। लेकिन इस बार मुझे मोहन को राइट ऑफ करना पड़ेगा पूरे 10,000 से, ठीक है। क्यों 10,000 से राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, बचे हुए 1,000 रुपए वो देने वाला है क्या, नहीं। तो मोहन को बुक से पूरा 10,000 से मैं राइट ऑफ करूंगा। देखो यहाँ पे मैंने 9,000 से राइट ऑफ किया था, मतलब अभी भी मोहन का डेबिट बैलेंस था 1,000, ठीक है। इसका मतलब मोहन बाद में 1,000 रुपए देगा। अभी यहाँ पे अगर मैं 9,000 करूंगा तो बताओ मोहन बाद में 1,000 रुपए देने वाला है क्या, नहीं। तो उसको राइट ऑफ कितने से करूंगा, पूरे 10,000 से। और जो 1,000 रुपए मुझे नहीं मिले उसको मैं मानूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा, ठीक है। तो एक्सपेंस को मैं डेबिट करता हूँ तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। बोलो कोई परेशानी, पक्का। और आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 8, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन इज नॉट रिकवरेबल, मोहन से हमें जो पैसा लेना था वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो बोले उसको क्या बोलेंगे अब, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोहन को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मोहन से पैसा मिलने वाला नहीं है तो अब उसको बुक से राइट ऑफ करना है। बोलो कोई परेशानी, भाई मोहन से पैसा लेना था 10,000 रुपये, रिकवर नहीं हो पा रहा, मोहन नहीं दे रहा है पैसे, ठीक है। हमने बोला कि राइट ऑफ करो, हटाओ उसको, डूब डूब गया ऐसा मान लेते हैं। तो जो पैसा डूब गया उसको क्या बोलते हैं हम, बैड डेब्ट्स, ठीक है। और मोहन अब हमारा डेटर आ गया नहीं तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, मोहन रिटर्न ऑफ एज बैड
डेब्ट्स नाउ रिकवर्ड। ठीक है, मोहन को हमने क्या मान लिया था, बैड डेप मान लिया था, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड डेप मान के। अब मान लो बाद में आके वो आपको पैसे दे रहा है तो क्या मना कर दोगे, लेंगे पैसे तो। ठीक है, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया 10,000 रुपए। ठीक है, और इस इनकम को लिखा जाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। ठीक है, मोहन अकाउंट क्रेडिट मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी पूरी। ठीक है, क्योंकि मोहन को तो ऑलरेडी हम बुक से राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, मतलब मोहन का भी बुक्स में बैलेंस कितना है, 0। और अगर आपने यहाँ पे मोहन को क्रेडिट कर दिया मतलब अब मोहन हमारा कौन बन गया, क्रेडिटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मोहन से आपने 10,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। लास्ट एंट्री, मोहन become insolvent and 60 पैसा in a rupee recovered from him। ठीक है, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया और उसके 1 रुपए में कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 60 पैसा। मतलब जितना हम मांगते थे उससे 60% पैसा। हम कितना पैसा मांगते थे 10,000, 10,000 का 60% कितना हो जाएगा 6,000। तो आपके पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट 6,000। ठीक है, बचे हुए पैसे मोहन देगा कि आप इंसॉल्वेंट हो गया तो नहीं, तो मोहन को राइट ऑफ कितने से करेंगे, पूरे 10,000 से। ठीक है, और 10 में से 6 मिले तो 4,000 रुपए हमारे डूब गए, उसको क्या नाम से लिखेंगे, bad debts। ठीक है, तो ये अगर आपने किसी को उधार माल बेचा तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, सारी सिचुएशंस। ठीक है, आराम से लिख लो, कोई डाउट रहे तो पूछ लो, वापस समझ लेंगे।